हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट सैम्पल पेपर 4 के लास्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, P is the point of contact of a wheel and the ground। पहले एक व्हील बनाते हैं, एक व्हील है और एक ग्राउंड है। ये पॉइंट P है, कॉन्टेक्ट का पॉइंट। द रेडियस ऑफ द व्हील इज 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर दिया हुआ है, कहीं लिख लेते हैं। द व्हील रोल्स ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसमें स्लिप नहीं कर रहा है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, ये फॉर्मूला वैलिड होगा। इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर रोटेट कर रहा है ऐसे, और कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P when wheel completes half rotation। जब व्हील हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये यहाँ से जाके यहाँ पहुंच जाएगा, राइट, और व्हील कुछ इधर चलेगा। ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, सेंटर ऑफ मास वो यहाँ तक आ गया, राइट। और ये जो है पॉइंट P आधा हाफ कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करता है, हाफ रोटेशन, तो जो अभी सबसे नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, मतलब वो यहाँ आ गया। P जो है सो P प्राइम हो गया, वो जो है सो वो प्राइम हो गया। पूछा क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये फाइनल पोजीशन है P का और ये इनिशियल पोजीशन है, ये बताना है। तो इसको कैसे बताएंगे, ये क्या है, ये है 2r, रेडियस 1 मीटर करके दिया हुआ है, और ये यदि डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाए, P यहां से यहां आया, मतलब कि ये O टू O प्राइम यदि हमें पता चल जाए तो हम इसको बता सकते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास जो है हाफ रोटेशन में कितना दूर जाएगा। ये जो प्योर रोलिंग है, कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, तो उस केस में VCM इक्वल टू ओमेगा आर होता है। वेलोसिटी हमें इसका पता है, और टाइम कितना लगा P/2, हाफ रोटेशन है, तो इतना टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, इसको x बोलते। तो x जो है सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, VCM टाइम्स टाइम, राइट। और ये टाइम जो है सो है T/2, और VCM कितना होता है ओमेगा आर। ये प्योर रोलिंग है इसलिए है, और ओमेगा कितना है 2π/T टाइम्स आर। T चला गया, 2 भी चला गया, πr, तो πr हो गया, x इक्वल टू πr। अब हम जो है सो P प्राइम को निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। इसको हम कहते हैं Q, कहते हैं PQ स्क्वायर प्लस Q P प्राइम स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो P प्राइम निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है इस पॉइंट का, यहाँ पर मान लीजिए कोई स्पॉट है, वो यहाँ तक आया, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रहेगा ना, ये तो आगे मूव कर जाएगा, इसमें वेलोसिटी है, ये चक्का है, जब तक ये चक्का ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, चक्का कहीं और चला जाएगा इधर। और ये देखिए ड्राइंग ठीक है या नहीं है, ये πr है, πr मतलब 3.1 टाइम्स r, तो ये डिस्टेंस जो है सो 3.1 टाइम्स r है। हाँ ठीक है, ये 1r, ये 2r, ये थोड़ा सा डिस्टेंस है। एनीवे PQ कितना है πr, और QP प्राइम कितना है 2r, दोनों में r है, बाहर कर लिए, π² + 4, यही आपका आंसर, π² + 4, ये ऑप्शन नंबर 2। तो इसको ऐसे बना लिया कि हाफ रोटेशन के बाद में ये जो सर्किल है यहाँ चला आया, और ये पॉइंट जो यहाँ पर था वो P पॉइंट P प्राइम पर चला आया,
और इसने पूछा है कि पी प्राइम कितना होगा। तो यदि हमें ए पता चल जाए, मतलब कि ये पता चल जाए, ये तो हमें पता ही है 2r है, रेडियस है एंड डायमीटर है, तो हमें ये पता चल जाएगा। और ये पता चल करने के लिए हमें किसको देखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास को, cm मतलब सेंटर ऑफ मास को देखना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, xcm, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी टाइम्स टाइम, वो टाइम है t/2 हाफ रोटेशन का, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चूंकि प्योर रोलिंग है इसलिए ओमेगा r है, और ओमेगा को 2π/t लिखे, सिंप्लीफाई किए, पाई r आया, उस पाई r को यहाँ सब्स्टिट्यूट किए, इधर 2r है तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ओवर पाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स r, और r का वैल्यू 1 मीटर है यहाँ पर, सो r हम 1 लिख देते हैं, इतना मीटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकेंड। यहां से स्टार्ट किया रेस्ट से, और 3rd सेकेंड में कुछ डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया, और 4th सेकेंड में ये डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया। ये है t = 0, t = 1 पर कहीं यहां होगा, t = 2 यहां है, t = 3 यहां है, t = 4 यहां है। तो t = 2 to t = 3 जो टाइम है वही डिस्टेंस पूछ रहा है 3rd सेकेंड में कितना और एक 4th सेकेंड में कितना, और उसका रेशियो बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कि कोई पर्टिकुलर सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है उसके लिए फॉर्मूला है u = Sn = u plus a/2 twice of n - 1। u इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर 0 है, a उसका एक्सेलरेशन है, और n जिस सेकेंड में हमें इसका डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस निकालना है वो है। जैसे कि यहाँ पर जो है ये 3rd सेकेंड है, ये 4th सेकेंड है, तो वही n है 3rd या 4th कौन सा। तो 4th सेकेंड में पहले है रेशियो बताना है 4th to 3rd, 4th to 3rd। 4th में कितना, इसी को रखते हैं, ये 0, एक्सेलरेशन कुछ है हमें नहीं पता, ये कितना डबल से एक कम, 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर फिर 3 के लिए डबल से एक कम, 3 दूनी 6, 1 गया 5, ये सभी तो चला गया, 7/5 आया, 7/5 ऑप्शन नंबर 1। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो कैसे बनाएंगे, तो आपको वो सारा ऑपरेशन करना पड़ेगा जिससे फार्मूला आता है। 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहां पर जैसे दिखाएं कि आपको पहले एक पता कर लीजिए कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये तीनों लिख लीजिए। 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से 2 सेकंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3rd सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। वैसे ही 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें से 3 सेकंड का ट्रेवल का डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमें 4th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मिल जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, यस इसको ut प्लस हाफ एट स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, राइट, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर वाला फार्मूला। u कितना है 0, हाफ a ये हमें नहीं पता है, और टाइम कितना है 2 सेकंड, राइट, तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 में से 2 गया तो 2a हो गया। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 प्लस हाफ a 3 स्क्वायर, मतलब 9/2a, और 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 प्लस हाफ a 4 स्क्वायर 8a। अब 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से देख लीजिए, 3 सेकंड में जो किया है उसमें से 2 सेकंड को माइनस करेंगे, ये जो डिफरेंस है
वो है थर्ड सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो, और ये जो है सो फोर्थ सेकंड में जो ट्रेवल किया है। फोर्थ सेकंड का स्टार्टिंग होता है जब थर्ड खत्म होता है, तो ये थर्ड सेकंड में कितना है माइनस कीजिए इसमें से इसको, ये 4.5 है, 4.5 में से 2 गया तो 2.5 बचा, और यहाँ पर 8 में से 4.5 गया तो 3.5 बचा। रेशियो निकालिए, S4/S3, ये 3.5 है और ये 2.5 है, 25, 5 से 35, 7/5। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंसेस इन द टू आर्म्स of the meter bridge are 5 and R omega, 5 and R omega respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is 1.6 L1. The resistance R is how much? The resistance in the two arms of a meter bridge, ये 1 मीटर लंबा है, वही लिखा 100 सेंटीमीटर माइनस L1, इसको यहाँ पर रखा है मीटर ब्रिज में, तो इसमें कैलोरीमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो कोई करंट इसमें क्यों नहीं फ्लो कर रहा है? क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये 5 और ये R का जो रेशियो है वो ये दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के सेम बराबर है, और रेजिस्टेंस जैसा कि पता है वो L के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर लेंथ दिया है, यहाँ दूसरा लेंथ दिया है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है सो L1 टाइम्स समथिंग है, L1K, इसका जो है 100 माइनस L1K। रेशियो लेंगे तो चेंज नहीं करेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फैक्टर आउट हो जाएगा, तो हमें इसका जरूरत नहीं है। जब हम रेशियो लेंगे तो केवल ध्यान ये रहे कि इसका रेशियो हम ले रहे हैं। तो केस नंबर 1 अभी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका क्राइटेरिया है कि 5/R इसका टू L1/100 माइनस L1। केस 2 उसने क्या कहा? When the resistance R is shunted with an equal resistance, इसको शंट करना है, मतलब पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा देना है, बोला इक्वल वैल्यू होना चाहिए R ओम का। अब इसका जो है कंबाइंड तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो यदि पैरेलल में है और इक्वल है तो हाफ हो जाता है, यदि रेजिस्टेंस सीरीज में है और इक्वल है तो डबल हो जाता है। एक गैलोमीटर है, कहीं पर यहाँ है, आपकी बोला कि ये जो डिस्टेंस है 1.6 L है, न्यू पॉइंट जो है 1.6 L है, L1 है, तो ये कितना हो गया 100 माइनस 1.6 L1, क्योंकि टोटल मीटर ब्रिज है 1 मीटर लंबा है, और ये है 5 ओम, और ये कितना हो गया R/2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में रहने से उसका हाफ हो जाता है, सीरीज में रहने से डबल हो जाता है। अब फिर यहाँ इस केस में जो है सो हम लिखते हैं 5/R/2 इक्वल टू 1.6 L1 बाय 100 माइनस 1.6 L1, ये L1 है। हमारे पास दो इक्वेशन आया, निकालना क्या है? द रेजिस्टेंस R, बोला R का वैल्यू जो है वो निकालना है। इसमें से इसको क्या करें, डिवाइड कर देते, तो L1 निकल जाएगा, और उसके बाद में इक्वेशन 1 या 2 से हम R निकाल लेंगे। तो हम डिवाइड करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, ये 5/R है, ये कितना है 5/R/2, ये 2 ऊपर चला गया, इधर है L1/100 माइनस L1 टाइम्स 1.6 L1, 100 माइनस 1.6 L1, ये R खत्म, 5 भी खत्म, ये हो गया हाफ, इधर L1 खत्म, ये हो गया 100 माइनस 1.6 L1 बाय 100
माइनस L1, ये 200, 3.2 L1, ये 2.2 L1, 100, L1 इक्वल टू 100 बाई 2.2, ये मिस्टेक हो गया, 1.6 यहाँ भूल गए, हाफ 100 माइनस 1.6 L1, 100 माइनस L1 और ये था 1.6, तो इधर हो गया 1.6 टाइम्स ये कितना हो गया 160 माइनस 1.6 L1, 200 माइनस 3.2 L1, 1.6 L1 40, L1 हो गया 40 बाई 1.6, 8 में 16, 8 बचे 40, 2 बचे 10, 25 सेंटीमीटर, L1 आया 25 सेंटीमीटर। अब इसका वैल्यू जो है सो यहाँ पर रख देते हैं 1 में, 5 बाई R 1 में, L1 बाय 100 माइनस L1, L1 कितना है 25, 100 माइनस L1 75, 1 बाई 3, तो R इक्वल टू 15 ओम, हमें पता चल गया। ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मीटर ब्रिज है, 1 मीटर लंबा है, 1 कैलोरीमीटर होता है, इसमें कहीं पर हम इसको रखते हैं तो डिफ्लेक्शन नहीं आता और इधर 2 रेजिस्टेंसेस होते हैं। ये मेजर करने के लिए होता है कि ये रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस कितना है पता करने के लिए होता है। यहाँ पर वही अननोन रजिस्टर पता करना था, तो अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस्ड है, ये दोनों का रेशियो के बराबर होगा। ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ लेंथ लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेजिस्टेंस जो है सो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जैसे रो L बाई ए होता है, यहाँ रो और ए का जो रेशियो है वही कोई कांस्टेंट L है, कांस्टेंट के है कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये रेशियो में तो खत्म हो गया। तो फर्स्ट केस में है कि ये 5 है, ये R है, 5 बाई R, L1 बाई 100 माइनस L1। सेकेंड केस में बोला इतना ही जो है सो यहाँ पर शंट कर दिया, तो मीन्स पैरेलल में कर दी, तो इक्विवेलेंट जो इसका रेजिस्टेंस है वो हाफ हो गया, R बाई 2 हो गया, तो 5 बाई R बाई 2 इसका। अब इसका जो वैल्यू है वो L1 ना होकर 1.6 L1 है, कुछ यहाँ पर इधर आ गया, तो 1.6 L1 बाई इधर जो 100 में से बच गया, 100 माइनस 1.6 L1, एक में से दूसरे को डिवाइड कर दिए और सिंप्लीफाई किए तो L1 निकल गया। जब L1 पता चल गया तो कोई इक्वेशन 1 या 2 जिसमें से भी चाहे आप इसको करके R निकाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द सर्किट शोन, इफ ए कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A and B, the current in this wire will be how much? In this wire will flow from A to B or B to A or whatever. Flow in the direction which will be decided by the value of V, B0, flow from B to A. ये 4 ऑप्शंस दिए हुए, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, 3 ओम है। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, नॉट बैलेंस्ड, नॉट पर फोकस कर रहे हैं, ये बैलेंस नहीं है। यदि बैलेंस होता तो ये दोनों का जो है सो पोटेंशियल सेम होता है और इसमें कोई करंट ही नहीं बहता, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे कि करंट इधर से A to B बहेगा या B to A बहेगा? वो डिपेंड करेगा उसका पोटेंशियल पर। तो हमारा काम है VA और VB को निकालना और पता करना कि कौन बड़ा है। यदि A बड़ा है तो A to B फ्लो करेगा, B बड़ा है तो B to A फ्लो करेगा। तो V और V के बीच में हमें रिलेशन पता करना, उसका वैल्यू निकाल कर देखना कि कौन ज़्यादा बड़ा है। तो हम वही करने चले। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये दोनों पॉइंट के बीच में? इसको वो ए बी है तो इसको कुछ और नाम देते हैं, सी डी। ये पैरेलल में है तो सी डी के बीच में पोटेंशियल इधर से जाए या इधर से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी वोल्टी है।
और यहाँ पर यदि सीरीज में ये पोटेंशियल है भी, ये डिफरेंस जो है भी है, तो इसमें V1 हो जाएगा, इसमें V2 हो जाएगा। ये V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, आप इसके लिए फॉर्मूला याद रख सकते हो कि इसमें V1 जो है वो होगा R1 बाय R1 प्लस R2 टाइम्स V। ये V जो है प्रोपोर्शनल है R के, देखिए V प्रोपोर्शनल है R के, तो R बड़ा होगा तो यहाँ ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, R छोटा होगा तो कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। सिंपली V प्रोपोर्शनल है R के, वही यहाँ पर किया हुआ है। V जो है प्रोपोर्शनल है R के, R1 यहाँ पर ले, ये तो हमेशा कांस्टेंट है, ये तो करंट है एक्चुअली, V बाय R1 ये जो है करंट है और ये फिक्स्ड है, इसमें भी वही करंट है, इसमें भी वही करंट है, तो ये प्रोपोर्शनल है R1 के। तो यहाँ पर ये 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है और V प्रोपोर्शनल होता है R1 के, तो आधा वोल्ट इधर, यहाँ पर कितना ड्रॉप किया V/2, यहाँ कितना ड्रॉप किया V/2, तो ये पर कितना पोटेंशियल है, यहाँ था V, यहाँ पर V/2 ड्रॉप हो गया, तो V ये कितना हो गया, V था C पर और यहाँ तक आते आते इतना ड्रॉप कर गया, V/2 ड्रॉप कर गया, तो बच गया V/2, V V/2। यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता चल गया। वैसे यहाँ का पोटेंशियल पता करना है, यहाँ है V पोटेंशियल, यहाँ ये है 1 ओम और ये 3 ओम और V प्रोपोर्शनल होता है R के, तो यहाँ कितना ड्रॉप करेगा 1 क्वार्टर, राइट, 1 और 3 4 हुआ, 4 क्वार्टर में से 1 क्वार्टर यहाँ ड्रॉप करेगा और 3 क्वार्टर यहाँ ड्रॉप करेगा, 1 क्वार्टर यहाँ और 3 क्वार्टर यहाँ, टोटल ड्रॉप हो गया। और ये ड्रॉप जो है सो इसके रेजिस्टेंस के रेशियो में, तो V भी कितना हुआ, यहाँ VC जो है और जो ड्रॉप हुआ 1 क्वार्टर और VC है V और 1 क्वार्टर ड्रॉप किया। VA को देखिए और VB को देखिए, कौन ज्यादा है, ऑफकोर्स VB बड़ा है, तो VB बड़ा है तो करंट किधर फ्लो करेगा, इधर V2 से। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि इसमें करंट किधर से किधर फ्लो करेगा। इसको दूसरे मेथड से ऐसे बना सकते हैं, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, V बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये 8 ओम जो है सोर्स, ये दोनों 8 ओम हुआ और ये 1 ओम है, 4 ओम पैरेलल है। पैरेलल है तो कैसे निकालते हैं, 8 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, V टाइम्स 32/12, 8V/3। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये 32 नीचे होगा एंड 12 ऊपर होगा, 3V/8। ये करंट है यहाँ पर, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, इसमें करंट पता करना है तो हमें इसका रेजिस्टेंस लिखना होगा पहले, 3 + 1 4 और उसके बाद दूसरा भी 4/8 टाइम्स I, 4/12 और I कितना है 3V/8, 3 × 12, 4 चला गया V/8। इतना एम्पियर जो है करंट फ्लो कर रहा है I1 में। अब हम आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो वोल्टेज कितना ड्रॉप कर रहा है, इधर जो है इसको भी पता करना पड़ेगा, राइट। इधर I2 कितना होगा, I माइनस I1, I2 I माइनस I1, या इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, I है कितना 3V/8, V/8 तो आ गया 2V/8 मतलब V/4। तो करंट में पता चल गया। अब हम वोल्टेज इधर पता करेंगे, ये VC, ये कितना ड्रॉप हुआ VC, ये ड्रॉप हुआ I1 टाइम्स इसका रेजिस्टेंस 4, I1 कितना है V/8 टाइम्स 4, सो V/2
VCA मतलब क्या, VC माइनस VA, और VC क्या है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, ये भी, इसका मतलब है VA इक्वल टू V/2। ए का पोटेंशियल हमें पता चल गया है कितना है, V/2 है। अब बी का पता करना होगा, तो बी के लिए हम इधर चलते हैं, VCB, ये कितना है, करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है टाइम्स इसका रेजिस्टेंस I2 टाइम्स 1, और I2 कितना है, V/4। VCB का मतलब होता है VC माइनस VB, V/4। यहाँ से VB पता चल गया, VC माइनस V/4, और VC कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना वही है जो यहाँ पर है, क्योंकि इधर कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, V है, V माइनस V/4। सो फाइनली VB हो गया 3V/4। अब दोनों को कंपेयर करके देख लिए, VA जो है सो V/2 है, 8 आना है, और ये कितना है 3/4, 12 आना है। कौन बड़ा है, VB बड़ा है VA से, और जब VB बड़ा है VA से तो करंट फ्लो करेगा B to A। आप ऐसे भी बना सकते हो। तो फाइनली आपको पता करना पड़ेगा कि A to B, A और B का पोटेंशियल में कौन बड़ा है, और तब इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि पोटेंशियल जो है सो R के प्रोपोर्शनल है, तो R जितना ज़्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पर उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर दोनों सेम था तो वोल्टेज ड्रॉप V/2 और V/2 हो गया, V/2 यहाँ ड्रॉप कर गया, V था तो बचा V/2। यहाँ पर ये 1 और 3 का रेशियो में है, 3 1 4 ले लिए, 1 क्वार्टर इधर, बाकी वाले 3 क्वार्टर उधर खर्चा हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैथ करना पड़ा आपको, और भी यदि आप चाहो तो किरचॉफ्स लॉ लगाकर भी आप बना सकते हो, देख सकते हो कि डायरेक्शन किधर आ रहा है, लेकिन वो और भी लंबा चौड़ा होगा, और इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दो बल्ब है, उसका रेटिंग है 25 वाट 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो 25 वाट जो है सो पावर देगा। यहाँ पर 100 वाट 220 वोल्ट, विच हैज हायर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों है, देखिए दोनों का जो वोल्टेज है सो सेम है, और एक 25 वाट दे रहा है, एक 100 वाट दे रहा है। तो ऐसा लगता है इसको देखने से कि यदि 220 वोल्ट में दोनों को कनेक्ट कर दिए हैं, ये ज़्यादा पावर दे रहा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्या ये रियली सही है, देखते हैं। वाट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर, ये फॉर्मूला है, इस तरह से यूज करते हैं। वाट जो है सो वोल्टेज टाइम्स एम्पियर करंट, और करंट को क्या लिख सकते हैं V/R, तो ये आ गया V²/R, तो R कितना हो गया V²/W, या फिर यहां से आप देख सकते हो ये W जो है सो R के प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R जिसका कम होगा W उसका ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा। यहाँ से जिसका वाटेज कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वाटेज कम 25 का है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 25 वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 1। आप कहोगे ये काउंटर इंट्यूटिव है, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसे ज़्यादा पावर देना चाहिए। आप कह सकते हो कि ये पावर जो है सो I²R होता है, और यहाँ पर दिख रहा है कि पावर जो है सो प्रोपोर्शनल है R के, तो उस हिसाब से जिसका पावर ज़्यादा है, वाटेज ज़्यादा है, और ये वाला उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन आप भूल गए कि यहाँ पर I भी है, करंट है, और यहाँ पर देख लीजिए यदि ये वोल्टेज है, इसमें करंट है I, वो डिपेंड, करंट खुद डिपेंड करता है किस पर, V/R पे। ये करंट जो है सो R पर डिपेंड करता है। सो ये कहना कि P प्रोपोर्शनल R है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने I भूल गया, और I कांस्टेंट नहीं है, ये I डिपेंड करता है R पे। R ज़्यादा होगा I कम होगा, R कम होगा I ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ जो कांस्टेंट है वो केवल वोल्टेज कांस्टेंट है, जिसके साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है वो कांस्टेंट है।
तो हमें आई को हटा के भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, P इक्वल टू आई की जगह पे भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर, और ये आया भी स्क्वायर बाय आर। अब ठीक है, क्योंकि आर कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, भी फिक्स्ड है, ये भी जो है जिसके साथ कनेक्ट किया गया वो फिक्स्ड है। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर में आर तो ठीक है फिक्स्ड है, और लेकिन आई जो है वो चेंज कर रहा था। आई जो है सो फंक्शन है आर का, इसलिए यहां पर आई को भूल नहीं सकते, आई कांस्टेंट नहीं है, आई आर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हम नहीं कह सकते कि जिसका आर ज्यादा है पी उसका ज्यादा है। तो आप या तो ऐसे बनाओ, या फिर इस फार्मूला को लेकर चल रहे हो तो यहां से आई हटा के भी लाइए, और भी स्क्वायर बाय आर आपका आएगा पावर, एग्जैक्टली सेम फार्मूला। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M इंटर्स परपेंडिकुलरली इन मैग्नेटिक फील्ड P। ये मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इस प्लेन का, स्क्रीन के प्लेन का, और इसमें इंटर करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज E, ठीक है, इधर से इंटर करता है, क्या हो जाएगा, ये हाफ सर्किल बना लेगा, इधर से निकल जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज, इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कितना होगा, तो निकालते हैं इसका। आर कितना होता है यदि इस तरह से के मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जाता है भी स्पीड से, तो आर कितना होता है, ये रेडियस का फॉर्मूला है mv बाई क्यूबी। नहीं याद रहता तो निकाल लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सो प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय आर, और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है क्यू भी बी, लॉरेंज फोर्स क्यू भी क्रॉस बी। यहाँ पर बी और बी परपेंडिकुलर है, बी इस प्लेन में है और बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए क्यू भी बी। और यहाँ से हमें मिल गया आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ये इसका रेडियस है। ओके, टाइम पीरियड कितना हुआ 2 पाई आर बाई वी। टाइम पीरियड एक पूरा कंप्लीट सर्किल लगाने में कितना टाइम लगेगा, ये पूरा कंप्लीट सर्किल में, मान लीजिए इधर भी है, तो पूरा कंप्लीट सर्किल का जो डिस्टेंस है 2 पाई आर, और भी इसका वेलोसिटी है, बड़ा हो गया तो 2 पाई बाय भी, आर का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं एम वी बाई क्यू बी, भी चला गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी है रोटेशन का, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है 2 पाई एम क्यू बी बाई 2 पाई एम, क्यू बी बाय 2 पाई एम, पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है ऑफ बी एंड सो काइनेटिक एनर्जी बी, उस पर डिपेंड नहीं करता। वैसे आप इस चारों ऑप्शन को यदि देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये दोनों जो है सो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है, लेकिन ये दोनों फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन नहीं है। लेकिन इधर ज़्यादा में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है इस कैलकुलेशन को कर लें, क्योंकि डायमेंशनली आप चेक करोगे तो ये दोनों जो है सो नहीं है, ठीक है, आप इसको हटा दिए, लेकिन ये दोनों तो है, ये दोनों में से किसको चूज करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है इसको कि इसको चूज करें या उसको चूज करें, जस्ट एक फैक्टर 2 का अंतर है, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर डायमेंशन में ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करने का है, ये नॉकआउट मेथड हमेशा काम नहीं करता है। एक नज़र देखिए, यदि काम किया तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m with d Broglie wavelength lambda falls on the target in an X-ray tube. X-ray tube है, X-ray tube में जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है मेटल को तो उससे एक्सरे निकलता है, और यहाँ पर जो है मास m दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, और उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है लैम्डा दिया हुआ है। तो एनर्जी कितना हुआ इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी होता है p² बाई 2m,
अब क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ वही है, हमने ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में एम भी स्क्वायर हो गया, इसको मोमेंटम कहते हैं, और नीचे 2m। ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि p जो है सो हमें डी ब्रॉय वेवलेंथ से मुझे पता है कि p क्या होता है, मोमेंटम h बाय लैम्डा होता है, वही लिखने वाले हैं, p इक्वल टू h बाय लैम्डा स्क्वायर बाय 2m, तो h स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कितना बताया है, लैम्डा है, ओके। द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ द एमिटेड एक्सरे, ये जो इंटेंसिटी है ये लैम्डा है, ये एक्सरे का बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे दिखता है, इस तरह से दिखता है। लैम्डा सबसे कम यहाँ पर है, इसको लैम्डा नॉट कहते हैं, ये थ्रेशोल्ड लैम्डा है, यानी एनर्जी यहाँ सबसे ज्यादा है, और इधर कंटिन्यूअस एनर्जी है, ये के अल्फा के बीटा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे से। तो इसका वैल्यू बताना है, ये आता कहाँ से है, ये एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास अभी इतना एनर्जी है, सब का सब एक्सरे में ही दे दिया, सब के सब ये इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी निकाल दिया एक फोटोन के रूप में, जो एक्सरे है यहाँ पर उसके रूप में, मतलब यही एनर्जी जो है सो कन्वर्ट हो जाए यदि एनर्जी ऑफ एक्सरे, और एक्सरे की एनर्जी क्या है, एक्सरे फोटोन है, वो hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह पर 0, ये दोनों हो गया, और लैम्डा नॉट का वैल्यू पूछा है, तो लैम्डा नॉट कितना हो गया, hc टाइम्स 2m लैम्डा स्क्वायर बाय h स्क्वायर, एक h चला गया, 2m लैम्डा स्क्वायर c बाय h, सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ गया 2m लैम्डा स्क्वायर c, 2m लैम्डा स्क्वायर c बाय h, ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें क्या हमने किया, ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है, और ये जो है सो वेवलेंथ है मिनिमम वेवलेंथ, मतलब मैक्सिमम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, p स्क्वायर बाय 2m से, p इक्वल टू h बाय लैम्डा से, इतना एनर्जी है। ये मैक्सिमम एनर्जी आने के लिए क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन अपना सारा का सारा एनर्जी बिना किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड किए हुए, ये सारा का सारा एनर्जी ट्रांसफर कर दिया फोटोन को निकालने में, मैंने फर्स्ट टाइम ही अपना सारा एनर्जी दे दिया, उतना एनर्जी से फोटोन निकल गया। यूजुअली ऐसा नहीं होता, वो कई बार कॉलिजन करता है, कॉलिजन करने के बाद एनर्जी उसका कम हो जाता है, तो ये सारे निकलते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, P फॉर पोटेंशियल एनर्जी, K फॉर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, कौन सही है। देखिए ये जो है सो न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट ये है, कोई दूसरा ऑर्बिट ये है, ये K सेल है, ये L सेल है, इसके लिए n इक्वल टू 1 है, इसके लिए n इक्वल टू 2 है। एनर्जी कितना होता है इस सेल में, n में -13.6 बाय n स्क्वायर टाइम्स z स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, z इक्वल टू 1, छोड़िए इसको हटाइए। अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ग्राउंड स्टेट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसको उठा के यहाँ ले गया, n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, यही है एक्साइटेड स्टेट। तो जब यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, ये पोटेंशियल और काइनेटिक की बात कर रहा है, तो ये आपको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वो कितना होता है, वो होता है -En, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है -2T। काइनेटिक एनर्जी जो है सो -En होता है, टोटल एनर्जी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है। ये बिरियल थ्योरम है। बिरियल थ्योरम कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का n/2 होता है। ये n क्या है, n जो है सो ये पोटेंशियल है,
या फोर्स को देख लेते हैं। जिस वजह से एनर्जी है वो फोर्स जो है उसके प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n-1। ऐसे यदि हम फोर्स को लिखें r टू द पावर n-1 तो यहाँ पर वही n है। अब यहाँ पर देखिए ये जो फोर्स है सो कौन सा फोर्स है, वो फोर्स जो है सो 1/r² फोर्स है, कूलम फोर्स है जो वैरी करता है 1/r², मतलब r टू द पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं -1 और इसके साथ कंपेयर करें तो n कितना आ गया -1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2 u, यहाँ पर t या k, काइनेटिक एनर्जी k लिख रहे हैं। तो k इक्वल टू -12 u, तो u इक्वल टू -2k। इसका स्पेशल नाम है बीरियल थ्योरम। ये एक्चुअली होता है एवरेज के लिए, लेकिन यहाँ पर ये काम करेगा। तो अब इसको ध्यान से देखिए और अब सोचिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कौन बढ़ेगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो गया 13.6/n²। n जैसे जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी घटेगा, राइट। ये नंबर में देखिए n को बढ़ाएंगे तो ये जो क्वोशिएंट है वो घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। कौन सा ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। और कहीं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है नहीं, तो यही आंसर होगा। एक ही को आपको चेक करना था। आप यदि पोटेंशियल एनर्जी को भी चेक करना चाहते हैं आप, जैसे आपको जरूरत नहीं है, यहाँ हो गया है, तो आप उसको देख लीजिए। ये पोटेंशियल एनर्जी है -2k, मतलब -2 टाइम्स 13.6/n²। n जब बढ़ेगा तो ये नंबर जो है वो घटेगा, लेकिन ये नंबर नेगेटिव है। सो मान लीजिए शुरू में ये है 13.6 है और बाद में ये हो गया, ये नंबर घट रहा है, घट के हो गया 0.3। तो ये एनर्जी बढ़ा या घटा, यहां से यहां तक जाने में ये बढ़ा या घटा। प्योर नंबर जो है घट जाता है, तो प्योर नंबर है 13.6, वो घट के हो गया 0.3। लेकिन ये माइनस साइन की वजह से ये -13.6 है जो हो गया -0.3। ये दोनों में कौन बढ़ा है, ये बढ़ा है ना, तो ये बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, ये बढ़ गया। अब ऐसे इतना क्यों करना सोचना है, हमें पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और ये इन्फिनिटी में जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं वहाँ पर 0 है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाता है और बढ़ के लास्ट में हो जाता है 0। तो हम जब जंप करते हैं दूसरे एक्साइटेड स्टेट में तो उसका पोटेंशियल एनर्जी तो लगातार बढ़ता ही रहता है। तो तुम्हें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, और एक ऑप्शन था यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी देखना पड़ेगा। ओके, एनीवे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रेडियो आइसोटोप X विथ हाफ लाइफ 1.4 टाइम्स 10⁹ ईयर डिकेज टू Y। X जो है जाता है Y में, अब Y स्टेबल है, Y डीके करके कुछ और नहीं बनता। ए सैंपल ऑफ द रॉक फ्रॉम ए केव वाज फाउंड टू कंटेन X एंड Y इन द रेशियो 1:7। X और Y का जो रेशियो है 1:7 है। मतलब एज्यूम कीजिए कि शुरू में जो है केवल था X, नो Y। शुरू में Y बनता कैसे है, X के डिसइंटीग्रेट करने से बनता है, राइट। तो शुरू में Y था ही नहीं, केवल X था, वो डिसइंटीग्रेट कर करके अभी Y बना है। और यदि शुरू में मान लीजिए कि 8 एटम था X का, अभी कितना है, अभी है 1 एटम X का। शुरू में जो है सो n0 जो है 8 है, अभी n कितना है 1 है। कितना टाइम, इसका एज क्या है, कितना टाइम में ऐसा हुआ कि शुरू में जो 8 था अब 1 हो गया है। 8 था, आधा टाइम के बाद में, हाफ लाइफ टाइम के बाद में 4 होगा, आधा हाफ टाइम के बाद में ये 2 हो जाएगा, आधा फिर हाफ लाइफ टाइम के बाद में 1 हो जाएगा।
तो 8 से 1 आने में कितना टाइम लगा? 1 2 3, 3 तो हाफ लाइफ टाइम लगा। एज कितना हो गया? 3 तो हाफ लाइफ टाइम, यही है हाफ लाइफ टाइम, इस तरह से डिनोट करते हैं। 3 times 1.4 times 10 to power 9 ईयर, 4.2 times 10 to power 9 ईयर, 4.2 times 10 to power 9 ईयर। ऑप्शन नंबर 3। इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि n जो है अभी कितना है, शुरू में कितना था, ये होता है हाफ टाइम्स n, और n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स। n जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स, और यहां से एज निकालना होगा n टाइम्स टी हाफ। ये सिंपली बता रहा है कितना बार डिसइंटीग्रेट करने के बाद में, कितना हाफ लाइफ टाइम गुजरने के बाद में, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, ये जो है सो n/n नॉट बचता है। जैसे शुरू में कितना था, अभी 1 है, शुरू में 8 था, ये 1/2n है, तो यहाँ से n जो है सो निकल आया 3। वही 3 यहाँ पर देख लिए थे वैसे ही, 8 to 4, 4 to 2, 2 to 1, 1 to 3 काउंट कर लिए। लेकिन यदि बहुत बड़ा नंबर हो, मान लीजिए जैसे ये 124, तो ये फार्मूला काम आएगा अच्छा, क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कि ये 1/2 कितना आ रहा है, शायद 10 है, 10 है शायद, आप चेक कर सकते हो। तो ये n जो है 10 आता है, क्योंकि ये 10 टाइम लिखना बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उस हिसाब में ये फार्मूला जो है यूज होता है। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर ए ट्रांजिस्टर IC कलेक्टर करंट बाय IE एमीटर करंट इक्वल टू 0.96। देखिए ये रेशियो एमीटर करंट का कब लिखते हैं? जब CB होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जब रहता है, जो कॉमन है उसका करंट को हम नीचे नहीं लिखते। जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है, यहाँ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमेशा जो है सो कलेक्टर करंट ऊपर में लिखते हैं, और नीचे में क्या लिखते हैं, जो कॉमन है उसको छोड़ के। 3 तो है ही, ये कलेक्टर, ये एमीटर और ये बेस, 3 चीजें हैं। तो ये जो है सो कॉमन एमीटर है। ये देखिए एमीटर जो है सो इस बैटरी के साथ भी, इस बैटरी के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब कि ये बेस के साथ भी कनेक्टेड है, और ये इधर आउटसाइड से कलेक्टर के साथ भी कनेक्टेड है। वैसे ही आप बना सकते हो, कॉमन बेस भी बना सकते हो, ये कॉमन एमीटर है। तो इस कॉमन एमीटर में ये जो है एमीटर का करंट नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे, जो बच गया उसका, बेस का। हाँ, कॉमन बेस में हम बेस का करंट नहीं लिखेंगे, जो बच गया है एमीटर उसका। ये करंट जो है उसका रेशियो है, कलेक्टर करंट कितना ज़्यादा है एमीटर करंट से, या कलेक्टर करंट कितना ज़्यादा है बेस करंट से, इसको कहते हैं करंट गेन। तो 2 ठो करंट गेन मिलता है डिपेंडिंग ऑन किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉमन बेस में वाले को बोलते हैं अल्फा, और कॉमन एमीटर वाले को बोलते हैं बीटा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो है IC बाई अल्फा दे दिया है 0.96, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन है मतलब बीटा है वो कितना है, ये पूछ रहा है। अल्फा बीटा में रिलेशन है, अल्फा फर्स्ट अल्फाबेट है ग्रीक का, तो प्लस में लेंगे, ये सेकंड है तो माइनस में लेंगे। क्या प्लस में लेंगे, यहां पर बीटा लिखते हैं, यहां 1 प्लस बीटा कर देंगे, जो है सो अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। ये दोनों सेम है, यहां से निकाल सकते हैं, देख लीजिए यहां से निकाल कर दिखा देते हैं। अल्फा और बीटा होना चाहिए ना, बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा कितना आया, अल्फा बाय अल्फा माइनस 1। यहां पर गड़बड़ की है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा निकालना है, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा,
बीटा 1 माइनस अल्फा, ये ठीक है। तो बीटा बाय 1 प्लस बीटा और अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, अल्फा कम है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अल्फा कितना है 0.96, 0.96, 0.04, 24, बीटा का वैल्यू 24, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50, नीट सैंपल पेपर 4। नेक्स्ट टाइम नीट सैंपल पेपर 5 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।